नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 अप्रैल 2025 ईस्वी और रिवीजन सीरीज का ये 10वां वीडियो होगा। इससे पहले 9 वीडियो आ चुके हैं जिसमें लगभग मैं 55 के करीब में मैं टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूँ। मुझे पता है आज संडे है, बहुत सारे बच्चे गाइडेंस वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। गाइडेंस वीडियो लगभग में PDF उसका तैयार है, बहुत डिटेल समय लग गया उसको तैयार करने में और इसके कारण से अब वो कल आएगा, कल मॉर्निंग में मिल जाएगा या तो आज देर रात तक आपको मिलेगा। वो GS2 का डिटेल मैंने 8 सप्ताह का डिटेल डे बाय डे रूटीन बना दिया टॉपिक के अनुसार, तो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। वो भी आपको जल्द ही अपलोड मिल जाएगा। लेकिन मेंस के बच्चों को पहला प्रेफरेंस देना होता है, उनका मेंस एग्जामिनेशन है 10 दिन के पश्चात। तो आज इसके कारण से हम लोग बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं। ज्योग्राफी के और आपदा प्रबंधन से संबंधित उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे, बिहार का मैदान पढ़ेंगे, बिहार में नदियों का भूगोल पढ़ेंगे ज़रा डिटेल में, जलवायु परिवर्तन और बिहार को पढ़ेंगे, केरल में भूस्खलन, ये आज़ाद भारत का और वर्तमान विश्व का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड में से एक की घटना है, इसको अवश्य ही पढ़ेंगे हम लोग। बिहार में वज्रपात की घटनाएं बहुत सारी होती हैं। पिछले एक सप्ताह में 50 के करीब में लोग मारे गए हैं वज्रपात के कारण से, इसका भी अध्ययन करेंगे। और बिहार में राज्यपाल, ये गारंटी टॉपिक है, हर साल ही पूछा जाता है, हर 2 साल पर 1 साल पर रिपीट होता है और कभी कभी तो लगातार भी पूछा जाता है। तो बिहार के राज्यपाल का इतिहास, वर्तमान स्थिति, विवाद, समाधान, हर चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे। शुरू करते हैं, डिटेल में पढ़ते चलते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या रिवाइज करेंगे हम लोग, तो पहले ही मैं बता देता हूँ। इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें IR और बिहार में भूकंप जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, भूकंप जरूर पढ़ के जाइएगा। हाल फिलहाल भूकंप जो है वो म्यांमार में, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में देखा गया है। तो भूकंप एक बार कर लीजिए। और बिहार भी जोन 5 में आता है। तो और मैं आगे वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ाऊँगा, एक तो भूकंप का मुझे रिवाइज करवाना है, उसके अलावा मैं आपको पढ़ाऊँगा I2, U2, भारत बांग्लादेश, क्वाड, ये सब जो बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं, उसका एक बार हम लोग अध्ययन करेंगे रिवीजन वीडियो में। 1 से 2 वीडियो IR का होगा और 1 से 2 वीडियो इंडेक्स का होगा, जिसमें दुनिया के और देश के जो प्रमुख इंडेक्स हैं उसको हम लोग कर लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते। देखिए पहला टॉपिक क्या है, इस पर आधारित क्वेश्चंस भी मैंने दे दिया है जो हम लोग वीडियो के अंत में आपको दिखा दूंगा, जिसको आप कर लेंगे तो सही रहेगा। ओके, देखिए सबसे पहला टॉपिक है उत्तर भारत का मैदान, जिसे हिंद गंगा मैदान या ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा मैदान भी कहा जाता है। ओके, भूगोल जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग बांग्लादेश को भी पढ़ते हैं और पाकिस्तान को भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि भारत का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, ना कि देशों का भूगोल पढ़ रहे हैं। और भारत का जो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ज्योग्राफी तीनों देश का मिला हुआ है, वो अलग अलग नहीं है। प्रकृति ने हमें वो बना कर दिया था, हम इंसानों ने देश बना लिए हैं इस पर। तो जब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं तो इसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं? इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सारे देश इसमें आ जाते हैं। तो मुख्य रूप से उत्तर भारत का मैदान कौन कौन सा होता है? उत्तर भारत अगर हम लोग पूछेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मपुत्र है। मेनलैंड इंडिया जो है उसमें उत्तर भारत जो है उसमें गंगा नदी है और गंगा की सहायक नदियां हैं। और अगर पूरब की तरफ में जाएंगे, पूरब और पश्चिम उत्तर की तरफ में जाएंगे तो वहाँ पर सिंधु गंगा, जैसे पंजाब का मैदान आपको दिखता। इसी क्रम में पिछली बार BPSC ने एक सवाल पूछा था कि उत्तर भारत के मैदानों की चर्चा कीजिए और बिहार के मैदानों के बारे में डिटेल में समझाने के लिए कहा गया था। उसने बोला था कि उत्तर भारत के मैदान की चर्चा कीजिए और उस हिस्से का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार मौजूद है। तो उत्तर भारत के मैदान, गंगा के मैदान में 3 हिस्सों को में आप बांट सकते हैं। एक है यूपी में, एक है आपका कहाँ पर, तो बिहार में, और एक लोअर गंगा में है जो बंगाल के क्षेत्र में आ जाता है। ओके, बिहार का भी कुछ क्षेत्र लोअर में पड़ता है। ज़रा इसको डिटेल से पढ़ेंगे और जब भी इस प्रकार के सवालों को लिखें तो कृपया करके मैप का उपयोग अवश्य करें। मैप पर में दिखाएं, नहीं तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। भारत का विशाल मैदान जो है, इसका निर्माण गंगा व उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदी और उनके द्वारा शिवालिक क्षेत्र या हिमालयन क्षेत्र से लाए गए गादों के द्वारा भरने के कारण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये हिमालय है, ये दक्कन का प्लेट है, नीचे वाला भाग है भारत का नीचे वाला भाग है।
ये दोनों जब टकराए तो यहाँ पर गहरा था, ये गहरा इलाका था, लेकिन नदियाँ जो यहाँ से बह के आई, बहते बहते इन्होंने इस पूरे गहरे इलाके को भर दिया। और अभी लगभग में 3 किलोमीटर की मोटाई है मैदानी भाग की। अगर आप 3 किलोमीटर नीचे तक ड्रेन करते हुए चले जाएंगे, खोदते हुए चले जाएंगे, तो आपको मिट्टी ही दिखेगा। उसके पश्चात आपको पाठारी क्रम की चट्टानें दिख सकती हैं। देखिए क्या है इसमें स्थिति और विस्तार क्या है। सबसे पहले स्थिति और विस्तार को ही हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर भारत का मैदान हिमालय के दक्षिण में विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। यानी कि अगर हम लोग भारत का मैप बनाते हैं तो ये हिमालयन रीजन हो गया और ये विंध्य श्रेणी हो गया। विंध्य श्रेणी कहाँ शुरू होता है तो भाई झारखंड, बुंदेलखंड, ये जो खंड हैं अलग अलग, ये सब उसी के शुरुआत माने जाते हैं कि भाई विंध्य श्रेणी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो विंध्य श्रेणी के ऊपर और हिमालय के नीचे का जो रीजन है वही उत्तर भारत का मैदान कहलाता है। उत्तर भारत का मैदान कहलाता है। ये दुनिया की सबसे उपजाऊ लैंड है। यहाँ पर साल में 3 से 4 फसलें उपजाई जाती हैं। यहाँ पर पानी के सुलभता के कारण से और अन्न की सुलभता के कारण से दुनिया का सबसे सघन आबादी इसी क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें यूपी में आप मान के चलिए 25 करोड़ और बिहार में 14 से 15 करोड़, यानी कि लगभग में 40 करोड़ आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है। 2 ही राज्य का हमने लिया है, बाकी तो राजस्थान भी गंगा के मैदान में आ जाते हैं और भी कई सारे राज्य आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24% है। लंबाई चौड़ाई 2400 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 150 से 300 किलोमीटर तक चौड़ाई है। यानी कि चौड़ाई कम है, लंबाई बहुत ज़्यादा है। यह कौन कौन से राज्य, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ये मैदानी इलाका की बात कर रहे हैं। गंगा के मैदान में तो गंगा के सहायक नदियाँ और उसके तंत्र में तो उत्तराखंड भी आ जाएगा, लेकिन हम मैदानी भाग को पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति कैसे हुआ है तो उत्तर भारत का मैदान हिमालय की नदी जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो गाद लाए गए और जो हिमालय से निकलने वाली मिट्टियाँ थी उनको जो अपने साथ लाया गया, उस अवसाद के कारण से, उस अवसाद से निर्माण हुआ है किसका, इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये एक समतल और उपजाऊ मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 100 से 200 मीटर है। कि भाई किसी स्टेशन पर गए हैं तो वहाँ पर स्टेशन पर लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई, हर स्टेशन के नाम के नीचे लिखा रहता है। और इसमें खंड कौन कौन से होते हैं, मैदानों किस प्रकार से बांटा जाता है तो सबसे पहले बांटा जाता है भाबर का एरिया। भाबर का एरिया क्या होते हैं तो भाबर का एरिया अनुपजाऊ क्षेत्र होता है। जैसे पहाड़ है, जहाँ पर पहाड़ से ठीक नीचे आएंगे ये भावर का एरिया होता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। यहाँ पर नदियाँ जो हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, इन पत्थरों के नीचे चली जाती हैं, इन पत्थरों के नीचे चली जाती है। अक्सर सूखा इलाका होता है और कम पानी वाला इलाका होता है। नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और नदियाँ अचानक से फिर तराई भाग में ज़मीन के नीचे से उत्पन्न हो जाती हैं, ज़मीन के नीचे से उत्पन्न हो जाती हैं। भावर के दक्षिण में दलदली और वन क्षेत्र भूमि होता है जिसको क्या कहा जाता है, तराई भूमि कहा जाता है। अगर आप रीजन बनाएंगे तो किस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले हो गया भावर, फिर तराई, उसके बाद से बांगर, फिर खादर का एरिया वो होता है जो ठीक नदियों के बगल में होते हैं, वहाँ पर हर साल नदियाँ अपना गाद गिरा देती, उसको खादर का एरिया कहा जाता है। और नदी जहाँ पर मुहाना बनाती है उसको डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है। उपजाऊ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सबसे उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र, फिर आपका खादर क्षेत्र, फिर भांगर क्षेत्र, फिर तराई का रीजन। भावर एरिया अनुपजाऊ होता है। तराई रीजन जो है इसमें पानी के कारण से मच्छर जनित रोग और जंगल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तराई एरिया में है, जैसे आपने दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, तराई एरिया में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट का आपने नाम सुना होगा, तराई एरिया में है। कैसे है, इसी कारण से है क्योंकि वहाँ पर पानी है, नदियाँ हैं, जंगल है, तो वहाँ पर जानवरों का भी निवास होता है। इसको डेल्टा क्षेत्र कहाँ पर होगा तो जहाँ पर नदी अपना मुहाना बनाती है, ये पश्चिम बंगाल में दिखेगा। वो भी अति उपजाऊ क्षेत्र होता है, लेकिन वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन भी होते हैं। जैसे सुंदरबन का इलाका विश्व का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा है, लेकिन उपजाऊ क्षेत्र जो होते हैं ऐसे वनों के लिए होते हैं जिनके अंदर सॉल्ट सहने की क्षमता हो, सॉल्ट सहने की क्षमता हो। सारे फसल वहाँ पर नहीं उपजा सकते हम लोग। क्यों सॉल्ट सहने की, तो क्योंकि समुद्र से उनका मिलान होता है। जलवायु क्या होता है इस क्षेत्र में भाई, उत्तर भारत के मैदानी इलाके में जलवायु कैसा है तो मानसूनी प्रकार का जलवायु है, सभी मौसम पाए जाते हैं। ग्रीष्म का जलवायु होता है जो अप्रैल से जून तक रहेगा, दरअसल मार्च से जून तक ये महीना चलता है।
मार्च से जून तक को ग्रीष्म महीना कहा जाता है। जून से लेकर सितंबर तक को वर्षा का मौसम कहा जाता है, जिसको चौमासा कहते हैं, बरसात का मौसम कहा जाता है। और सितंबर के बाद से फिर से दिसंबर तक, नवंबर तक क्या रहता है, तो एक तरीके का वसंत रहता है, जिसको गर्मी ठंड दोनों का मौसम रहता है। और उसके पश्चात से फिर शीत ऋतु आ जाती है। मानसून होता है जून से सितंबर, जिसको वर्षा ऋतु कहा जाता है। खासकर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत तेज वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। फिर शीतकाल का समय है, तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। मिट्टी किस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं, मिट्टी किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो देखिए मैदानी इलाका है तो मिट्टी जो भी होंगे वो पहाड़ी वाले तो होंगे नहीं, नॉर्मल मिट्टी होंगे। अभी अभी इस मैदान का निर्माण हुआ है, बहुत ही नई मैदान है ये। नई का मतलब ये नहीं कि 100 साल पहले हुआ है, मतलब सबसे पहले सबसे पुराना भाग जो है भारत में वो है दक्षिण का प्लेट, दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है वो सबसे पुराना भाग हो गया। अरावली को भी आप जोड़ सकते हैं सबसे पुराने में। उसके पश्चात जो किसी का निर्माण हुआ है वो है हिमालय का। हिमालय में भी जो पीछे का भाग का हिमालय का है उसका निर्माण हुआ है। उसके पश्चात से निर्माण हुआ शिवालिक हिमालय का। शिवालिक हिमालय के पश्चात निर्माण हुआ है उत्तर भारत के महान मैदान का। ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इसको, उत्तर भारत का महान मैदान कहा जाता है। इसका निर्माण बहुत ही बाद में हुआ है। और यहाँ पर आपको मिट्टी जो दिखेंगे वो उपजाऊ वाले ही दिखेंगे। तो किस प्रकार के मिट्टी होंगे, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से बनी हुई मिट्टी है, उपजाऊ और पोषण तत्वों से भरपूर होती हैं। रेतीली, दोमट व चिकनी मिट्टी का मिश्रण होगा। बांगर मिट्टी पुरानी व कम उपजाऊ का मतलब ये नहीं कि फसल नहीं होते, उसमें खूब भरपूर मात्रा में फसल होते हैं, तुलनात्मक रूप से कम फसल होते हैं। खादर मिट्टी नई व अत्यधिक उपजाऊ, जैसे बिहार में अगर आप जाएंगे तो जो कोसी का बेल्ट का इलाका है वहाँ पर उपजाऊ भी खूब है मिट्टी। कोसी हर साल बाढ़ लाती है तो बाढ़ के पश्चात उपजाऊ भी खूब बना देती है, उस ज़मीन को फर्टाइल हो जाता है। धान और गन्ने की खेती के लिए बहुत शानदार होता है ये। अन्य मिट्टी डेल्टा क्षेत्र नमकीन मिट्टी और तराई में दलदली मिट्टी पाई जाती है। नमकीन मिट्टी उन्हीं फसलों के लिए उपजाऊ मानी जाती है जो सॉल्ट सहने की क्षमता हो। जैसे यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष के कारण से सुंदरबन का निर्माण होता है, सुंदरी नामक वृक्ष के कारण से होता है। वो क्या है, तो एक प्रकार का मैंग्रोव वन कहलाता है, मैंग्रोव वन कहलाता है। यह मिट्टी भारत को कृषि प्रधान बनाती हैं क्योंकि मिट्टियाँ उपजाऊ होती हैं। बांगर इलाका जो होता है, भावर का इलाका जो होता है उसमें बड़े बड़े शिला और बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। नदियाँ कौन कौन सी बहती है इस क्षेत्र में, तो सिंधु प्रणाली है जिसमें सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब है। गंगा की बड़ी सहायक नदियाँ हैं, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बहुत सारी नदियाँ हैं। उनमें से प्रमुख का मैंने नाम बताया है। विशेषता क्या है उत्तर भारत के मैदान की नदियों की, तो नदियां जो हैं बारहमासी हैं, हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं और मानसून से जल प्राप्त करती हैं। लेकिन जैसे सोन नदी है ये दक्षिण की तरफ से बह के आती है, फिर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना गंगा की वो सबसे बड़ी सहायक नदी है जो निकलती तो हिमालय से है लेकिन मिलती है दक्षिण दिशा से आकर के, इसमें नीचे की तरफ से मिलती है प्रयागराज के समीप। ये मैदान की मिट्टी उपजाऊ बनाती हैं जो सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और उपजाऊ डेल्टा माना जाता है। मैंने आपको इसीलिए पहले ही बोला है कि उपजाऊ होता है ये। कोसी और गंडक जैसी नदियां बाढ़ का कारण बनती है। ये विशेषता पढ़ रहे हैं हम, मैदान की विशेषता पढ़ रहे हैं कि मैदान में क्या क्या होता है। बिहार का शोक भी कहा जाता है, परिवहन और मत्स्य पालन के लिए उपयोगी होता है। परिवहन और मत्स्य पालन के लिए उपयोगी इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर नदियाँ समतल भूमि पर बह रही होती हैं, कोई पठार नहीं है यहाँ पर, कोई पहाड़ नहीं है, कोई झरना नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पर नदियाँ समतल बहती हैं और समतल बहने के कारण से नौकायन योग्य होती हैं। नाव उसमें चल सकते हैं, जहाज चल सकते हैं, छोटे स्टीमर चलाए जा सकते हैं। तो इसके कारण से परिवहन के लिए, माल ढुलाई के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उत्तर भारत के मैदान की नदियाँ अलग से भी हम लोग पढ़ेंगे बिहार की नदियाँ। जल विद्युत उत्पादक में भी सहायक होते हैं। वनस्पति, जीव जंतु और मानवों के सबसे बड़े पोषक है उत्तर भारत का मैदान। तराई क्षेत्र में घने उष्णकटिबंधीय वन, सागौन, शीशम व बांस के यहाँ पर होते हैं। बांस और शीशम सभी जगहों पर देखने को मिलेंगे। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन ही होंगे। मैदानी क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों के कारण से वन तो कम है, यहाँ पर वन तो कम है लेकिन यहाँ पर कृषि भूमि बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें आपको वन क्षेत्र कम दिखते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये कृषि वाले लैंड हैं। अगर यहाँ पर ज़्यादा पेड़ लगा देंगे तो लोगों को फिर भोजन नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन एरिया में एग्रीकल्चर के कारण से वन कम देखे जाते हैं। अब इस वन कम का क्या दुष्प्रभाव होता है वो मैं वज्रपात वाले टॉपिक पर पढ़ाऊँगा, बिहार वज्रपात में।
सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ व हिरन, तराई में हाथी, गैंडा, विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्र में घरेलू पशु जैसे गाय, भैंस और छोटे वन्य जीवों को पाला जाता है। जो एग्रीकल्चर वाले पशुपालन होता है वो आपको इस रीजन में ज़्यादा दिखेगा। मानवीय व आर्थिक महत्व क्या है इस गंगा उत्तर भारत के मैदान का? तो एग्रीकल्चर के लिए है, जनसंख्या का निवास है। निवास क्यों है जनसंख्या का यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर घर बनाना आसान है, यहाँ पर आपको पत्थर नहीं काटना पड़ता है घर बनाने के लिए। इसके कारण से यहाँ पर बड़े बड़े जाइंट साइज के आपको शहरों का निर्माण दिखेगा, जिनकी आबादी बहुत ही सघन दिखेगी। शहर तो पहाड़ों में भी हैं, शहर तो नीचे भी हैं, लेकिन शहर आपको उत्तर भारत के जो दिखेंगे अति जनसंख्या वाले दिखेंगे। सारे शहरों को आप देख लीजिए, गंगा नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आपको बड़े बड़े शहर दिखेंगे। उद्योग धंधे भी खूब आपको दिखेंगे। सांस्कृतिक महत्व भी है। गंगा नदी को गंगा माता कहा जाता है, पवित्र माना जाता है। बनारस, हरिद्वार, इलाहाबाद जैसे तीर्थ स्थल इसके समीप में डेवलप हुए हैं। ऐतिहासिक स्थल जैसे आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला और भी कई सारे हैं। इलाहाबाद के पास भी एक किला है जो बहुत ही फेमस है स्ट्रेटजिक रूप से। अगर नाम पता हो तो मुझे बताइएगा। नाम पता है उस किला का? चलिए, शेरशाह से भी जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। समस्या और चुनौतियाँ। बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, बाढ़ की उत्तर भारत के मैदान में। मृदा अपरदन यानी कि नदियों के द्वारा, आपने देखा है कभी क्या कि जब बरसात का मौसम होता है तो गंगा नदी क्या करती है, आती है और अपने साथ साथ अगल बगल के घरों को भी, स्कूल को भी लेके चली जाती है। यानी कि नदियाँ कटाव करती हैं। नदियाँ युवावस्था में भी हैं, अभी अपना फैलाव करती हैं, तो कई बार जो लैंड के ज़मीन है उसको भी नदी अपने में समाहित कर लेती है। अति जनसंख्या है, संसाधनों बहुत ज़्यादा दबाव, शहरीकरण की समस्या है। जो शहर आसपास से बने भी हैं वो उटपटांग तरीके से बने हुए हैं, प्लान्ड नहीं हैं, तो शहरीकरण की समस्या है। संसाधन पर दबाव बहुत ही ज़्यादा है। प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, न केवल जल प्रदूषण बल्कि वायु प्रदूषण की भी बहुत बड़ी समस्या है अत्यधिक जनसंख्या के कारण से। जलवायु परिवर्तन एक नया चैलेंज उभर के आ रहा है, जो अनियमित मानसून और सूखे के खतरा जो है वो पिछले ही बार देखा होगा, तो ये भी एक नया चैलेंज है। बिहार का मैदान अब हम लोग पढ़ेंगे, जो पिछली बार सवाल पूछा गया था। पिछली बार का जो सवाल था कि उत्तर भारत के मैदान की संक्षिप्त चर्चा करें। उत्तर भारत के मैदान को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के दौरान आपने मैदान को सब डिवाइड किया होगा, जैसे अवध का मैदान, मिथिला का मैदान, ये आपने सब डिवाइड किया होगा। तो वो डिवाइड तो नहीं किया हमने, विशेषताओं को मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। ओके, उसी के क्रम में अगर राज्यवार बांटेंगे हम लोग तो उत्तर प्रदेश का मैदान आएगा, बिहार का मैदान आएगा और बंगाल का मैदान आएगा। सभी मैदान की लोकल विशेषताएं, मतलब कि स्थानीय विशेषताएं अलग अलग हैं। तापमान लगभग में एक ही जैसा है। बंगाल में, बिहार में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है क्योंकि वर्षा अधिक होती है। यूपी पूर्वांचल और यूपी से पश्चिम की तरफ आते जाएंगे तो वर्षा कम होता जाएगा, ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, लेकिन तापमान आपको बढ़ता हुआ ही दिखता है। तो ये एक मुख्य अंतर होता है। फसलों के विविधीकरण में भी अंतर हो जाता है, खान पान में भी अंतर आपको दिखता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि इन्हीं नदियों के कारण से कृषि व्यवस्था पूरे उत्तर भारत के मैदानों में सफलता से संचालित होती है। स्थिति और विस्तार क्या है बिहार के मैदान का? तो जब भी बिहार के मैदान के बारे में सवाल पूछा जाता है बंधुओं, तो कृपया करके मैप बना करके आंसर राइटिंग करें, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये हो गया बिहार अपना, इसी तरह का है, बना लीजिएगा। और ये गंगा नदी बीच से बह रही है और इसमें अलग अलग नदियाँ जो हैं वो आकर के मिल रही हैं, अलग अलग नदियाँ जो हैं वो आकर के मिलती हैं। तो ये आपको बनाना पड़ेगा। जैसे पटना के समीप 3 नदियाँ मिलती हैं और सबसे अंतिम नदी भी बंगाल से पहले बिहार में मिल जाती है। तो ये आपको बनाना पड़ेगा मैप, और मैप बना करके दिखा देंगे। उसके पश्चात से इसकी स्थिति और विस्तार को हम लोग पढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो बिहार के मैदान हिमालय के तलछटी में दक्षिण में गंगा नदी किनारे बने जलोढ़ मैदान का हिस्सा है। इससे बहुत सारी नदियां नेपाल से निकल करके बिहार में होते हुए गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती हैं। यह उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और पूर्व में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ये बिहार हो गया, ये बिहार के बीच में गंगा नदी हो गई, ये नेपाल हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर झारखंड हो गया, ये पूरा ये यूपी का हो गया, ये यूपी हो गया। ओके, वेस्ट बंगाल से 3 ही डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। तीनों का नाम पता हो तो बता दीजिएगा मुझे। पता है कि नहीं? बताओ जरा। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें मैदानी क्षेत्र बहुत बड़ा हिस्सा है, 90% एरिया मैदानी है। दक्षिण बिहार में जाएंगे तो कुछ परसेंट जो एरिया है वो पठारी प्रदेश में आ जाता है। सभी जिलों में कुछ न कुछ मैदानी एरिया है, लेकिन दक्षिण के जिले में कुछ हिस्सा जो है पठारी प्रदेश में भी आते हैं। बिहार के मैदान पूर्व से पश्चिम में लगभग 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपके काम आने वाला है, तो कृपया ध्यान से सुनिए।
सुनिएगा। दो भागों में इसको बांटा जाता है। पहले जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तब जो बिहार की ज्योग्राफी को हम लोग पढ़ते थे तो उत्तर भारत की ज्योग्राफी को अलग पढ़ते, उत्तर बिहार की ज्योग्राफी को अलग पढ़ते थे। उत्तर बिहार में उस समय का वर्तमान पूरा बिहार आ जाता था और दक्षिण बिहार में आपका जो गया और जहानाबाद से लेकर के दक्षिण का एरिया है और पूरा झारखंड वो पूरा ही आ जाता था। तो बिहार के दो मुख्य मैदानी क्षेत्रों में बांटा जाता है। उत्तर बिहार का मैदान जो गंगा के उत्तर में है, जो तराई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से युक्त है। वहीं दक्षिण बिहार का मैदान जो गंगा के दक्षिण में है, अपेक्षाकृत ऊंचा और स्थिर है। स्थिर होने का तात्पर्य है कि यहाँ पर आपको बाढ़ जैसी स्थितियाँ बहुत कम नगण्य मात्रा में देखने को मिलेगा, नहीं ही आती है बाढ़, और अपेक्षाकृत सूखा भी है। तापमान बहुत ज़्यादा होता है गर्मी में, ठंड में भी तापमान बहुत कम होता है, यानी कि ठंड भी अधिक पड़ती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है। सबसे गर्म जिला भी गया रहता है और सबसे ठंडा जिला भी गया ही रहता है। उत्पत्ति और भू आकृति, तो जिस प्रकार से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ सेम प्रोसेस है बिहार के ही मैदान का, क्योंकि एक ही हिस्सा है। हम तो बस इसको स्थानीय स्तर पर पढ़ रहे हैं। बिहार के मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियां गंडक, गंगा, कोसी, घाघरा, सोन द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हैं। ये एक जलोढ़ मैदान है जो लाखों वर्षों में टेथिस सागर बन गया था बीच में, हिमालय उत्तर में, नीचे दक्षिण का प्लेट, इनके बीच में टेथिस सागर बन गया था। बहुत ही गहरा, 2 किलोमीटर गहरा एक खाई था, जिस खाई से होकर बहुत सारी नदियाँ बहती थी। तो नदियों ने बहते बहते इसमें मिट्टी डाल डाल के इसको भर दिया। तो अब ये इतना ऊंचा हो गया है कि जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं। भू आकृति क्या है, तो यह समतल मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 150 मीटर है। ढाल उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की ओर है जो नदियों के प्रवाह को प्रभावित करता है। यानी कि ये ढाल किस प्रकार से है, तो इस तरफ ढाल है, इस तरफ ढाल है, इस तरफ ढाल है। यानी कि गंगा नदी भी ऐसे बह रही है। अब कोई भी नदी आपको गंगा में इस प्रकार से मिलते हुए नहीं दिखेगी, हर सभी नदी इस प्रकार से मिल रही हैं। यानी कि ढाल है इस तरफ। ढाल तो जानते होंगे ना, स्लोप की हम लोग बात कर रहे हैं। स्लोप जो है वो किधर है, तो पूर्व की दिशा की ओर है, पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर है। मतलब पानी गिराएंगे तो इस तरफ बहेगा। प्रमुख प्रखंड कौन से हैं, तो वही होगा भाबर, तराई, बांगर, खादर और दियार। दियार क्षेत्र एक अलग सा बनता है बिहार में। उत्तर बिहार में हिमालय के तलछटी में या कंकर पत्थर जमा है और नदियां भूमिगत हो जाती हैं। ये सभी जगह पर है। अभी मैंने समझाया आपको भाबर का क्षेत्र क्या होता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली और उपजाऊ क्षेत्र होता है जो चंपारण और सीमांचल के प्रदेश, चंपारण, अररिया, किशनगंज, ये सीमांचल का प्रदेश है, इनमें आपको पाया हुआ मिलेगा। और इसी में आपको वन भी दिखते हैं, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में जो आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दिखता है वो इसी तराई क्षेत्र में दिखता है। दलदली, उपजाऊ क्षेत्र, वन वाले क्षेत्र, पानी वाले, मच्छर वाले क्षेत्र होते हैं ये। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा से ऊंचा क्षेत्र होता है जो दक्षिण बिहार में अधिक दिखेगा आपको, पटना गया के आसपास बांगर दिखेगा। खादर नई जलोढ़ मिट्टी से बना निचला क्षेत्र है जो गंगा और कोसी किनारे का जो उपजाऊ क्षेत्र है, खासतौर से मिथिलांचल का रीजन आप मान सकते हैं, वो सारे के सारे इसी क्षेत्र में आते हैं। दियार नदियों के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं जो अस्थायी द्वीपों जैसा बन जाता है, उसको दियार कहा जाता है, दियार कहा जाता है। जलवायु की किस प्रकार की है भाई इसमें बिहार के मैदान में, तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है उस प्रकार का उप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु तो पूरे भारत का ही है। उष्णकटिबंधीय, उप उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसको कहा जाता है, जिसमें मौसमों का परिवर्तन होता है। 4 ऋतुएं पाई जाती हैं अस्थायी तौर पर, और अस्थायी तौर पर वर्षा का ऋतु बंधा हुआ है कि जुलाई से सितंबर के बीच में बरसात का मौसम होगा, मानसूनी सीजन होगा। उससे पहले ग्रीष्म ऋतु होता है, उससे पहले बसंत होता है, उससे पहले शीत ऋतु होते हैं। ग्रीष्म, मानसून, शीतकाल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। विशेषता क्या है, उत्तर बिहार में अधिक वर्षा और बाढ़ की समस्या है, दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत कम है। ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं है, तुलनात्मक रूप से कम है और सूखे खतरा बना हुआ रहता है और भीषण गर्मी पाई जाती है। जलवायु धान, मक्का, दलहन की खेती के अनुकूल है, लेकिन बाढ़ और सूखा की चुनौतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के लिए पहले कहा जाता था कि व्रात्य प्रदेश है, उत्तर बिहार के लोग दक्षिण बिहार नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें थी। इतिहास में जाएंगे अगर बिल्कुल डीप इतिहास में जाएंगे, प्राचीन में जाएंगे, तो ये था कि जो आर्यन कल्चर है, जिसको अभी के वर्तमान वामपंथी इतिहासकारी मानते बाहर से आए, ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ गंगानाथ झा को और उनको, जिन्होंने बोला है कि भारत के ही थे। ठीक है, जो भी है उस पर जाएंगे। वर्तमान का जो आपको दिखता है आर्यन सिविलाइजेशन जिसको कहा जाता है, या हिंदुइज्म जिसको कहते हैं, उसका पहला प्रभाव जो है, वैदिक काल का पहला प्रभाव उत्तर भारत के रीजन में हुआ था, दक्षिण भारत के रीजन में बाद में हुआ है वो।
उत्तर भारत के रीजन उत्तर बिहार के रीजन में पहले हुआ था, दक्षिण बिहार के रीजन में बाद में हुआ है। इसीलिए वो दक्षिण बिहार को व्रात्य प्रदेश भी कह दिया जाता था कि व्रात्य प्रदेश है, वर्जित प्रदेश है, नहीं जाना चाहिए। पहले कहा गया ऋग्वैदिक काल में पूरे बिहार को भी वर्जित प्रदेश, क्योंकि बिहार के लोग आर्यन सिविलाइजेशन को इग्नोर कर रहे थे, उस कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब एक सिविलाइजेशन का प्रभाव बढ़ा तो उसके पश्चात से उत्तर बिहार पहले आया उस प्रभाव में, देन दक्षिण बिहार आया। ओके, अशोक के चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे, मौर्यन पढ़ेंगे, तो मौर्य जो एक्सपेंड कर रहे थे, मगध जो मजबूत था, उसके पीछे एक रीजन ये भी बताते हैं वामपंथी इतिहासकार। इतिहास में कभी और जाएंगे, फिलहाल ज्योग्राफी पर ध्यान देते हैं। मिट्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रमुख प्रकार, बिहार के मैदान में जलोढ़ मृदा प्रबल है क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं। विशेषता क्या है, बांगर मिट्टी भी है, पुरानी जलोढ़ को कहा जाता है। खादर मिट्टी, नई जलोढ़, बहुत उपजाऊ। तराई मिट्टी दलदली जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, जैसे चाय, जूट के लिए और इनके उत्पादन के लिए जानी जाती है। जूट के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, उमस वाली जलवायु चाहिए, तो इसलिए पूर्णिया, कटिहार, इन सब इलाकों में आपको जूट की खेती अधिक दिखेगा, उत्तर बिहार में ही दिखेगा। दियार मिट्टी नदियों के किनारे अस्थायी उपजाऊ लेकिन बाढ़ प्रभावी क्षेत्र होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से खीरा, ककड़ी, सब्जियाँ, इनका उत्पादन किया जाता है। अन्य मिट्टी दक्षिण सीमा पर लाल और लेटराइट मिट्टी, छोटा नागपुर के तलछटी इलाकों में, झारखंड से लगने वाली सीमा पर लाल और लेटराइट मिट्टी आपको देखने को मिलेगा। महत्व तो क्या है, तो बिहार को कृषि में मिट्टी ही है जो बिहार की अर्थव्यवस्था को जीवित रख रही है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का ही सबसे बड़ा योगदान है अभी भी। ठीक है, डेटा भले ना दिखें, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर या तो एग्रीकल्चर है या सरकारी नौकरी है, और कोई सहारा तो नहीं है वर्तमान में। छोटा मोटा बिजनेस का है, लेकिन वो भी कम ही शहरों में है। नदियाँ, प्रमुख नदियाँ बिहार की कौन सी हैं? बिहार की जीवन रेखाएं जो पूरे राज्य को पार करती हैं, या पटना, भागलपुर, मुंगेर में महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। उत्तर बिहार की नदियों में कोसी, गंडक, घाघरा, बागमती है। दक्षिण बिहार की नदियों में सोन झारखंड से आती है, दक्षिण बिहार में सिंचाई के उपयुक्त है। पुनपुन और फल्गु है दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ हैं। विशेषता क्या है? लगभग सभी नदियाँ जो हैं ये 12मासी हैं, कोई ग्लेशियर से तो कोई मानसून से जल की प्राप्ति करता है। बिहार की मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बाढ़, कोसी गंडक बागमती जैसी नदियाँ उत्तर बिहार में हर साल ही बाढ़ लाती हैं, हर साल आएगा, अभी कुछ दिनों के पश्चात आएगा। सिंचाई, गंगा और सोन नहरें कृषि के लिए जल प्रदान करती हैं। कोसी नहर प्रणाली की भी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें पूर्वी कोसी नहर प्रणाली और पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली की चर्चा कर सकते हैं। मछली पालन और जल विद्युत उत्पादन में भी सहायक हो सकते हैं। वनस्पति और जीव जंतु भी यहाँ पर खूब सारे पाए जाते हैं। मानवीय व आर्थिक महत्व क्या है? आपसे महत्व पूछा जाए, ये पर्यावरणीय महत्व हो गया, ये पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्व हो गया। मानवीय और आर्थिक महत्व क्या हो गया? बिहार के मैदान में भारत में प्रमुख कृषि क्षेत्रों में से एक है। बिहार का मैदान जो है वो इंडिया में प्रमुख एग्रीकल्चर लैंड में से एक माना जाता है, जैसे धान, मक्का, जूट, गन्ना, इसका उत्पादन होता है। दक्षिण बिहार में गेहूं, दलहन, क्योंकि दलहन कहाँ पर होता है? जहाँ पर तुलनात्मक रूप से पानी कम होते हैं, सूखा का क्षेत्र होता है। अरहर के दाल जो हैं आपने देखा होगा, धान की खेत के मुंडेर पर, मेर पर लगाए जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उसको पानी कम चाहिए, इसलिए उसको ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लगाए जाते हैं। अगर अधिक पानी डाल देंगे तो खराब हो जाता है फसल पूरा। तो दलहन का क्षेत्र है दक्षिण बिहार, और तिलहन का क्षेत्र माना जाता है। बागवानी, जैसे बिहार में बागवानी बहुत ही बड़ा है अपने यहाँ पर, जैसे आम का होता है, लीची का होता है, तो सीजन आ गया है। केले के लिए प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है, हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है, और अपने रीजन का जो उत्तर बिहार का रीजन है उसके लिए आम बहुत ही फेमस है वहाँ का। गंगा, कोसी, सोन नहर प्रणालियाँ महत्वपूर्ण है। जनसंख्या, बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। पहला यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा बिहार है, चौथा वेस्ट बंगाल है, जिसमें अधिकांश जनसंख्या मैदानों में रहती है। उच्च जनसंख्या घनत्व है, 1100 लोग 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया में रहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया में जितने लोग रहते हैं उसी को कहा जाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर है ना, तो वर्ग का मतलब वही होता है। प्रमुख शहर पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये प्रमुख शहर हो गए। उद्योग अपने यहाँ पर किस प्रकार के हैं? तो कृषि आधारित उद्योग हैं और फूड प्रोसेसिंग के उद्योग हैं। बाकी बड़े उद्योगों का तो अभी भी अभाव। सांस्कृतिक महत्व तो वही है जो उस गंगा नदी का था, और बाकी यहाँ पर भी वही है। गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, ऐतिहासिक रूप से मौर्य और गुप्त साम्राज्य का केंद्र है। बड़े बड़े साम्राज्य जो हैं आप देखते हैं उसका निर्माण इसी कारण से उत्तर भारत में हुए हैं, या कहीं पर भी आप देखेंगे किसी भी साम्राज्य का निर्माण होता है तो वहाँ पर उपजाऊ मृदा भी जरूर पाए जाते हैं, खनिज संसाधन अवश्य ही पाए जाते हैं, और बड़ी नदियों के कारण से संचार जो है वो आसान था, परिवहन आसान था, जिसके कारण से बड़े साम्राज्य का निर्माण संभव हो पाया। तीर्थस्थल हैं यहाँ पर गया,
बोध गया और सुल्तानगंज मिथिला के क्षेत्र मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। कुछ समस्या और चुनौतियां भी हैं, जैसे बाढ़ की समस्या है, मृदा अपरदन की, प्रदूषण की, सिंचाई की कमी है और जलवायु परिवर्तन की बहुत बड़ी समस्या मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। अगला टॉपिक कौन सा है? जलवायु परिवर्तन और बिहार, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। जलवायु परिवर्तन क्या होता है? तो जो नॉर्मल जलवायु के कंडीशन होते हैं उसमें अगर परिवर्तन होने लग जाए, यानी कि जिस मौसम में गर्मी होना चाहिए उस मौसम में भी अगर आपको गर्मी ना लगे, जिस मौसम में ठंडा होना चाहिए मौसम उस मौसम में भी भीषण गर्मी पड़ने लग जाए, जिस मौसम में खूब वर्षा होना चाहिए उस मौसम में वर्षा ना हो करके सूखा हो जाए, उसी को कहा जाता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु चेंज हो रहा है। मौसम और जलवायु में फ़र्क होता है। मौसम जो होता है ये 1 घंटे में भी हो सकता है कि 2 बार मौसम बदल जाए, लेकिन जलवायु लॉन्ग टर्म का होता है, 100-200 साल 50 साल, इसमें जाकर के कुछ परिवर्तन देखे जाते हैं। मौसम पर डे के हिसाब से मौसम परिवर्तन हो सकता है। तो शब्द जब भी लिखें तो सही से लिखें। देखिए अब डेफिनेशन क्या है इसका? जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख मुद्दा है। बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि प्रधान राज्य जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। क्यों? सवाल यहीं पर आना चाहिए था आपके दिमाग में, क्यों मैं विशेष रूप से संवेदनशील बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको बिहार को नदियों का राज्य दिखाया है। अभी मैंने बिहार की अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर पर निर्भर दिखाया है। तो अगर जलवायु परिवर्तन होता है, सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा नदियों पर, सबसे पहला प्रभाव उसके बाद पड़ेगा कृषि पर। तो ये जो प्रभाव हैं ये बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं, खासतौर से तब जब राज्य के पास में कोई और आय के साधन न हो। ओके, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, नदियों पर निर्भरता और जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर है। वही लाइन आगे लिखा हुआ था जो मैंने अभी बोला आपको। इसे जलवायु परिवर्तन के जोखिम के प्रति अति असुरक्षित बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि 2 हमारे पास मुख्य रूप से हैं, एक नदी है और दूसरा एग्रीकल्चर लैंड है, कृषि है। अगर वही दोनों जलवायु परिवर्तन के कारण सबसे पहले प्रभावित होंगे तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही प्रभावित हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि जो विकासशील देश हैं वो विकसित देश की तुलना में अधिक प्रभावित होंगे जलवायु परिवर्तन से। जो गरीब राज्य हैं अमीर राज्य की तुलना में वो जल्दी प्रभावित होंगे जलवायु परिवर्तन से। उत्तर भारत दक्षिण भारत की तुलना में अधिक प्रभावित होगा जलवायु परिवर्तन से। दक्षिण भारत में तो वैसे भी मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं, तो ये भी कहा गया है। दूसरा चीज़ ये कहा गया है कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के बारे में भी कहा गया है कि बिहार वो राज्य है जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा आने वाले समय में। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जिसके कारण से जलवायु गर्म हो जाता है और उस गर्मी के कारण से, जलवायु के गर्म होने के कारण से मौसम का पैटर्न, जलवायु का पैटर्न धीरे धीरे समय के साथ में बदल रहा है। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसे वैश्विक तापमान को बढ़ाती हैं। जब भी जलवायु परिवर्तन के कारण को लिखें, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारणों को लिखें, तो वहाँ पर में लिखें प्राकृतिक कारण, मानव निर्मित कारण, इस प्रकार से सब डिवाइड करके लिखा करें जिससे अधिक अंक प्राप्त हो आपको। वनों की कटाई, जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कार्बन को उन्होंने स्टोर किया हुआ है। एक तो आपने पेड़ काटा जो ऑक्सीजन को उत्सर्जित कर रहे थे, दूसरा उस पेड़ में जो मौजूद कार्बन है जब आप उसको जलाते हैं तो वो भी रिलीज हो जाता है। यानी कि एक तो ऑक्सीजन रिलीज कम कर दिया आपने पेड़ काट करके, दूसरा जो पेड़ में मौजूद कार्बन था अब आपने उसको जला करके हवा में भेज दिया। इससे क्या हुआ? डबल नुकसान होता है। तीसरा, पेड़ काटने से वहाँ की मृदा भी ढीली हो जाती है, मिट्टी का भी ह्रास होता है जिसको कहा जाता है मृदा अपरदन। CO2 का स्तर बढ़ता है। औद्योगिकरण और शहरीकरण, कृषि और पशुपालन जैसी जो चीज़ें हैं ये एक बहुत बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन के। बिहार में जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान में वृद्धि आप अनुभव कर सकते, कोई बोलने की चीज़ नहीं है। वर्तमान में ही आप घर से निकलिए आपको तापमान पता चल जाए कितना बढ़ गया है। गर्मी की लहरें, हीट वेव की संख्या तीव्र हो गई है। हीट वेव पहले भी होते थे जिसको लू चलना कहा जाता है, आप अब अनुभव कर सकते हैं। अगर आपने बचपन का समय आपको याद हो तो उस समय गर्मी पड़ती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती थी, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। पहले भी लू चलते थे लेकिन उनकी चलने की संख्या बहुत कम होती थी, 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक। अब तो सप्ताह 2 सप्ताह ऑफिशियल डेटा होता है
अनऑफिशियल में तो आप जाएंगे तो 15-20 दिन तक भी हीट वेव चलती हैं, जिसके कारण से लोगों की मृत्यु होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। उच्च तापमान के कारण फसलों की उत्पादकता में कमी आ रही, विशेष गेहूँ और धान जैसे जो फसल हैं इनकी उत्पादकता कम हो जाती है। इन्हीं की उत्पादकता नहीं कम होती, इंसानों की भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जो आपने पढ़ा है कभी, विषुवत के आसपास के जो देश हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, विषुवत के ठीक ऊपर के जो देश हैं, मतलब कि जो कर्क रेखा के ऊपर के देश हैं उनमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो क्यों ज़्यादा होती है कर्क रेखा के नीचे वाले में? क्योंकि मौसम सुहावना होता है। अपने यहाँ पर मौसम बहुत गर्म होता है, बहुत ठंड होता है, तो इसके कारण से दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। उच्च तापमान के कारण फसलों की उत्पादकता में ही इंसानों की उत्पादकता में भी कमी दर्ज की जाती है। मानसून और वर्षा में बदलाव, बिहार मानसून की अनियमितता बढ़ जाती है, इसके कारण से सूखा तो कभी बाढ़ की स्थिति होती है। ये जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हम लोग पा रहे हैं। असामयिक भारी वर्षा से फसलों का नुकसान हो जाता है। अब गेहूँ खेत में खड़ी है, उसको काटने का समय है तो उस समय वर्षा हो जाएगी, अभी हुआ है ना, उससे भारी नुकसान हो जाता है। गंगा और उसकी सहायक नदी जैसे कोसी, बागमती, गंडक में जलस्तर में उतार चढ़ाव देखा जाता है। बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति, बिहार में बाढ़ के कारण से भी बहुत बड़ा नुकसान होता है और बाढ़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जितने ग्लेशियर और बर्फ़ हैं वो बहुत तेज़ी से पिघलेंगे। उनके पिघलने से क्या होगा, जो ग्लेशियर से हमारी नदियाँ बन रही है उससे पहले बहुत अधिक मात्रा में बारिश पानी देखा जाएगा, जिसके कारण से बाढ़ की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब फिर आपको अनिश्चित काल के लिए सूखा की घटना दिखेगा, क्योंकि ग्लेशियर तो अब पिघल चुके हैं। उत्तरी बिहार विशेष रूप से कोसी, बागमती क्षेत्र हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बाढ़ से फसल, संपत्ति, मानव जीवन को भी भारी नुकसान पहुंचता है। सूखे की स्थिति बनती है, कृषि पर प्रभाव पड़ता है, कृषि पर निर्भर है अपनी अर्थव्यवस्था, और कृषि में उत्पादकता कम हो जाती है या उत्पादन चक्र जो है वो प्रभावित होता है। जब गेहूँ को लगाने का समय है उस समय थोड़ी सी भी बरसात नहीं हो रही है, और जब गेहूँ को काटने का समय है, जब बिल्कुल बरसात नहीं होनी चाहिए उस समय बरसात हो जाती है। इसके कारण से नुकसान हो जाता है। आजीविका और प्रवास भी बनता है। बाढ़ के कारण प्रवास, सूखे के कारण प्रवास, अत्यधिक तापमान के कारण प्रवास, खेती में ना होने के कारण से प्रवास, अनुपजाऊ फसलों के कारण से प्रवास, तो ये सब प्रवास के कारण भी बनते हैं। बिहार में जलवायु परिवर्तन से निपटने की चुनौतियां भी हैं। सीमित संसाधन है बिहार के पास में, संसाधन अधिक नहीं है। बिहार गरीब राज्य में आता है जबकि जनसंख्या इतनी बड़ी है, एग्रीकल्चर लैंड है पूरा, तो हमारे पास सीमित संसाधन है निपटने के लिए भी। जागरूकता की कमी है अपने यहाँ पर, अधिक जनसंख्या है, नदी का प्रबंधन बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं है। एक बार यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि भारत के पास जल की समस्या नहीं है बल्कि कुप्रबंधन की समस्या है। अब जल की समस्या देश में कहीं पर भी नहीं है बल्कि कुप्रबंधन की समस्या है। बहुत कम देश में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता कम है, नदियाँ नहीं हैं, नहीं तो सभी जगहों पर नदियाँ हैं। कुप्रबंधन के कारण से जितनी नदियाँ हैं उनके पानी जाकर समुद्र मिल रहे हैं। रेन वाटर का हार्वेस्टिंग नहीं करते हम लोग, जिसके कारण से क्या होता है, पानी बर्बाद हो जाते हैं। तो यानी प्रबंधन का खराब है अपने यहाँ पर। कृषि निर्भरता बहुत ज़्यादा है। क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं? मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई साहब आप ऑफिसर बन गए हो, भाई साहब बहन जी बनाइए नीति कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉलिसी बनाओ, कल से लागू करना योजना। तो अब क्या बोलोगे? जलवायु अनुकूल कृषि सबसे पहले शुरू करें। जलवायु परिवर्तन को रोकना एक दिन का काम नहीं है कि भाई इमरजेंसी है, कंडीशन, चलो रोक देते हैं। आपको धीरे धीरे काम करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले तो जो चीज़ खराब हो रहा है उसको खराब होने से रोका जाए। तो एग्रीकल्चर सबसे पहले प्रभावित होगा, तो जलवायु अनुकूल एग्रीकल्चर करेंगे, ऐसे बीज का विकास कर लेंगे जो जलवायु को सहने में सक्षम हो। जलवायु लचीली फसल जैसे सूखा, बाढ़ प्रतिरोधी फसल जैसे सांवा, बाजरा, कुछ धान की प्रजातियों को बढ़ावा देना। ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई, पानी की कमी है तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर पेड़ पर एक ड्रॉप टपकने वाला लगा दिया तो भाई अब ड्रॉप से सिंचाई होगा। ये नहीं कि पाइप लगाकर खेत में छोड़ दिया, उससे पानी का नुकसान होता है। जैविक खेती, रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करेंगे जिससे लैंड भी हमारे फर्टाइल बने हुए रहें। बाढ़ प्रबंधन कर सकते हैं हम लोग, जिससे क्या हो कि नदियों में जल सुरक्षित रहें। तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, जल संचयन, जल को इकट्ठा करें। बाढ़ चेतावनी प्रणाली का भी विकास कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जाएं, कोयला जलाना छोड़ें, जिससे क्या हो भाई जलवायु परिवर्तन जो और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ने को भी हम लोग कम कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप और बायोगैस को बढ़ावा दे सकते हैं। वन लगा सकते हैं। पेड़ लगाना सभी समस्याओं का समाधान होता है, सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जलवायु और पर्यावरण से जुड़े हुए कोई भी समस्या है उसमें पेड़ लगाओ लिख दीजिए, वो रेलेवेंट ही होता है।
जागरूकता और शिक्षा, ग्रामीणों को जागरूक और शिक्षित करें। स्कूल कॉलेज से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक को सबको शिक्षित करना पड़ेगा। नीतिगत उपाय, बिहार जलवायु परिवर्तन कार्य योजना को लागू करना, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का समन्वय करना, जैसे जल जीवन हरियाली अभियान और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं या अगर हो रहा है तो उससे बचाव कर सकते हैं। 33% तक पेड़ पौधों को ले जाना है। वर्तमान बिहार में 10% ही पहुंच पाया है, ये 13% दूर हैं जो अगले 25-26 साल में हम हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है केरल में भूस्खलन। हाल ही में केरल में बहुत ही बड़े स्तर का लैंडस्लाइड हुआ था, मतलब इतना बड़ा स्तर कि 2 गांव को पूरा वाइप आउट कर दिया उन्होंने। इतना बड़ा भूस्खलन था वो, मान सकते हैं कि भारत के इतिहास का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड था। और इस लैंडस्लाइड की पहले ही चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने दे दिया था केरल सरकार को, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और वो जो जगह था वो लैंडस्लाइड के लिए अनुकूल था। इसमें जलवायु परिवर्तन का भी योगदान है। जलवायु परिवर्तन के कारण से अरब सागर में चक्रवात नहीं बनते थे, लेकिन अरब सागर में चक्रवात बनने लगे, जिसके कारण से भारी वर्षा देखा जाता है केरल और इन सब जगहों पर। उस भारी वर्षा के कारण से लैंडस्लाइड को और भी ज़्यादा संभावित कर दिया उस वर्षा ने। तो कहाँ पर हुआ, तो केरल तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय, मसाला बागान और पश्चिमी घाट के पहाड़ियों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल ही में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं से प्रभावित हुआ है, जैसे वायनाड, इडुक्की, कोडिकोड जैसे ज़िले जो हैं ये सबसे पहले प्रभावित हुए हैं। भूस्खलन होता क्या है, तो एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें क्या होता है ना कि ग्रेविटी के कारण से जो ज़मीन है, जो मलबा है, वो सरक करके नीचे आ जाता है, स्लोप होता है, और ग्रेविटी के कारण से वो कमज़ोर पड़ता है और नीचे आ जाता है सारा का सारा। चट्टान, मिट्टी और मलबा गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के ढलान के नीचे और की तेजी से खिसकता है, या प्राकृतिक और मानव जनित कारकों के संयोजन से हो सकता है, कि न केवल मानवों के कारण होता है बल्कि नेचुरल रीजन भी हो सकते हैं इसके। केरल में भूस्खलन मुख्य रूप से मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण से होता है, लेकिन मानसून के इतर भी देखा गया है ये। प्राकृतिक कारण, भारी और अनियमित बारिश प्राकृतिक कारण है ये। भूगर्भिक संरचना, वहाँ पर क्या है, तो मिट्टी है जो कमज़ोर है, तो उसके कारण से भी होता है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, पहाड़ियाँ प्रीकैम्बियन क्रिस्टलाइट चट्टान के ऊपर पतली मिट्टी की परत से ढकी हैं। यह परत बारिश में आसानी से खिसक जाती हैं, और ढलानों की तीव्रता यानी कि स्लोप जो है वो स्लोप बहुत ही ज़्यादा है ना, ढलान बहुत ही ज़्यादा है। ढलान एक होता है कम, एक होता है अधिक वाला, तो ये शार्प स्लोप है, इसके कारण से भी देखा जाता है। जलवायु परिवर्तन, अरब सागर गर्म होने से केरल में बारिश अब अधिक होती है। अभी मैंने आपको समझाया कि जलवायु परिवर्तन के कारण से अरब सागर का जो तापमान है वो बढ़ गया है, और इस तापमान बढ़ने के कारण से वर्षा और चक्रवात दोनों ही अब अरब सागर में अधिक देखे जाते हैं। अगला है मानव जनित कारण। अभी मैंने आपको समझाया था कारण को हमेशा डिवाइड करते हैं कि प्राकृतिक और मानव जनित। वनों की कटाई, पेड़ पौधों को हमने खत्म किया है। अनियोजित निर्माण, कहीं पर भी होटल बना लो, कहीं पर भी सड़क बना लो, इसके कारण से। एग्रीकल्चर गतिविधियों के कारण से, खनन और उत्खनन के कारण से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, ये मानव जनित कारण है। इसका प्रभाव क्या हुआ है, मानवीय हानि, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है। संपत्ति और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है। कृषि और आजीविका पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पूरा का पूरा साफ कर दिया उसने। पर्यावरणीय क्षति भी हुआ है, जंगल और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है, जैसे इरुवाझीपुजा नदी का चौड़ा हो जाना, नदियों का कटाव, मार्ग बदलने के कारण से नदी चौड़ी हो गई है। विस्थापन, बहुत सारे लोग विस्थापित हुए हैं। 2024 वायनाड में 45 राहत शिविर स्थापित किए गए पिछले वर्ष जब ये लैंडस्लाइड की घटना हुई है। तो केरल में भूस्खलन से निपटने के समाधान क्या है, तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे वनीकरण, जल निकासी प्रबंधन कर सकते हैं हम लोग। वैज्ञानिक और तकनीकी उपाय क्या है, तो जोखिम के क्षेत्रों का मानचित्रण करना, जो मानचित्रण किया गया था पहले ही भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, और सेंसिटिव एरिया बताया गया था उसको इसरो और जीएसआई के द्वारा मानचित्रण किया गया। जीएसआई यानी कि ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चेतावनी प्रणाली भी विकसित करना, सेंसर आधारित भूस्खलन निगरानी प्रणाली स्थापित करना, जिस समय पहले पता हो कि भूस्खलन कहाँ पर हो सकता है, हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएँ, हम उसकी चेतावनी जारी कर पाएँ। मौसम विभाग द्वारा सटीक समय पर बारिश की चेतावनी जारी करना, जैसे वायनाड में 23 से 26 जुलाई को चेतावनी जारी की गई थी भारी बारिश के लिए, लैंडस्लाइड की घटना के लिए। सॉइल स्टेबलाइजेशन, मतलब मिट्टी को स्टेबल बनाना।
सॉइल नेलिंग व हाइड्रो सीडिंग जैसे तकनीक का उपयोग करके, जैसे केरल के नीलगिरी क्षेत्र में किया गया, सड़क कटाव पर रिटेनिंग दीवार बनाना और ढलानों को स्थिर करना। जहां पर सड़क का कटाव है वहां पर हम क्या कर सकते हैं, मोटी दीवार का रक्षक दीवार का निर्माण कर सकते हैं, जिससे भूस्खलन हो तो उससे मानवीय आबादी को नुकसान न पहुंचे। नीतिगत और प्रशासनिक उपाय क्या कर सकते हैं हम लोग, तो भूमि उपयोग की नीति को हमें बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन सी भूमि को किस हेतु उपयोग किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के लिए एक्ट है, उसको सख्ती से लागू करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना, जैसे कि मप्पादी पंचायत ने 2019 के पुथुमाला भूस्खलन के बाद किया था। ये केस स्टडी और उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पर्यावरणीय कानून 2011 पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल माधव गौडगिल की समिति की सिफारिशों को लागू करना। गौडगिल समिति की सिफारिश हैं, और किसकी सिफारिशें हैं भाई, तो कस्तूरी रंगन समिति जो है उसकी सिफारिशें हैं, उसको लागू कर सकते हैं आप। उन्होंने पर्यावरण को किस प्रकार से, पश्चिमी घाट को किस प्रकार से संरक्षित करके रखा जाए, इसको लेकर रिकमेंडेशन दिया है। सामुदायिक भागीदारी जागरूकता अभियान चलाना, स्कूल कॉलेजों में हम पढ़ा सकते हैं इसको। सामुदायिक निगरानी की लोग ही निगरानी करें और सामान्य जल स्तर को देखें, मिट्टी के कटाव को महसूस करें, देखें तो खुद से भी वो क्या कर सकते हैं, बचाव का काम कर सकते हैं। पुनर्वास योजनाएं, जैसे जोखिम प्रवण क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करना, उनकी आजीविका सुनिश्चित करना। कि मान लीजिए किसी एरिया को सेंसिटिव घोषित कर दिया गया कि यहाँ पर आने वाले समय में हमें लैंडस्लाइड की घटना देखी जा सकती है, तो वहाँ से लोगों को विस्थापित करके कहीं और पर हम बसा सकते हैं। ये हो गया आपका समाधान जो मैंने आपको बताया है, कारण, घटना, समाधान, तीनों मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो बिहार में वज्रपात को हम लोग पढ़ेंगे। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, संभावित सवाल पूछ सकता है, प्राकृतिक आपदा है और ज्योग्राफी का टॉपिक भी है, इसके कारण से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IR को करेंगे और उसके बाद से वर्ल्ड के विभिन्न रिपोर्ट जो होते हैं उसको भी एक वीडियो में, 1 से 2 वीडियो में कंपाइल कर लेंगे। 5 वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, उसके पश्चात आप बिल्कुल खुद पर जाइएगा और अपना रिवाइज ही करना है। 5 दिनों तक शांत रहना है, शोर शराबे से दूर, और पढ़ना है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। भूलने की समस्या आप ही को नहीं, जो भी मेंस देते हैं उन सभी को होती है। ये नेचुरल है। देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप भूसकोल हैं पढ़ने में या फिर कमज़ोर हैं। इसका मतलब होता है दिमाग की कैपेसिटी होती है याद रखने की। आप एक साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, GS1, GS2, DI सारा कुछ पढ़ रहे हैं, तो एक समय में दिमाग कुछ ही चीज़ों को तो याद रखेगा ना, कुछ चीज़ों को भूल जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में जैसे ही प्रश्न आता है ना सामने, तो उस समय हमारे सोचने की क्षमता दुनिया में सबसे तेज़ होती है। अपने आप कलम चलेगा आपका, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। कोशिश ये करना है कि पढ़ें और पढ़ के रिवाइज अच्छे से करें, बस। ठीक है, लेखन का भी प्रैक्टिस करते रहें, ये आपको करना है। यही हमारे बस में है, यही करना है। टेंशन से दूर रहना है, डरना नहीं और टेंशन नहीं लेना है। आधे से ज़्यादा दिक्कत उसी कारण से होता है। टेंशन किस चीज़ का भाई, हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं आप सभी कि मेंस दे रहे हैं, तो उसका टेंशन क्यों लेना। बिहार वज्रपात, लाइटनिंग कहते हैं इसको, प्राकृतिक आपदा है जो बिहार में हर साल मानसून के दौरान या मानसून से पहले भी देखा जाता है और बहुत बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु होती है। मैंने कभी नहीं सुना है कि वज्रपात से एक सप्ताह में 50 लोगों की मृत्यु कहीं और हो गई हो। बिहार में होती है, बिहार में हुआ है। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हुई है। बिहार अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण से वज्रपात की घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। यह न केवल मानव जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि संपत्ति, पशुधन, आजीविका को भी प्रभावित करता है। इसमें हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। वज्रपात क्या होता है भाई, जब बादलों के बीच में, बादल और ज़मीन के बीच में विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं, तो तेज़ी से स्थानांतरण होता है इस इलेक्ट्रिक चार्ज का। यही होता है बिजली का चमकना। आप एक प्लास्टिक कुर्सी पर बैठ जाओ, एक मित्र को बोलो कि वो भी चप्पल पहन ले और आपके ऊपर में किसी चीज़ को रगड़े, ख़ासतौर से कॉटन या पॉलिएस्टर के किसी कपड़े को, उसके पश्चात आप में भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। कोई आपको टच करेगा तो हल्का सा छोटा शॉक लगता है, उसी का बहुत ही बृहद स्वरूप है ये। ठीक है, बादलों के घर्षण के कारण से उनमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और वो जब ज़मीन के संपर्क में वो चार्ज स्थानांतरित होता है ज़मीन की तरफ में, तो उसी के कारण ये स्ट्राइक बनता है। बिजली का स्ट्राइक बहुत तेज़ होता है, इतना ज़्यादा घातक होता है कि पैर पर अगर गिरे तो पैर बीचों बीच से ही अलग हो जाते हैं। गड़गड़ाहट के रूप प्रकट होता है। बिहार में यह घटना मानसून के महीने जून से सितंबर, या मैं तो बोलूँगा कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक घटित होती है। ठीक है, कई बार तो ठंड के मौसम में भी जो बारिश होती है उसमें भी एक चीज़ होती है। कारण क्या है भाई, भौगोलिक स्थिति।
बिहार हिमालय के तलछटी के में स्थित है। इसका मैदान गंगा का नदी के बेसिन में फैला है। यह क्षेत्र नमी और गर्मी का केंद्र बनता है और ये चीज़ अट्रैक्ट करता है इसको, जो वज्रपात के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाता है। बिहार का समतल भूभाग खुले खेत की बिजली के लिए आसान लक्ष्य प्रदान करते हैं और इसी समतल भूभाग में खेतों मजदूर जो काम कर रहे होते हैं उन्हीं के ऊपर में सबसे ज़्यादा वज्रपात होता है। वज्रपात जब भी हो किसी पेड़ के नीचे कभी मत खड़े होइए। अब कैसे बचा जाता है, तो अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो घुटना मोड़ करके, सर मोड़ करके बिल्कुल बैठ जाएं, छोटा हाइट करके बैठ जाएं। छोटे जो चीज़ें होती हैं उन पर वज्रपात सबसे अंत में होता है। जो लंबे हाइट की बिल्डिंग है, लंबे हाइट का टावर है, लंबे हाइट के पेड़ हैं, उन पर सबसे पहले बिजली गिरती है। जिन मनुष्य पर भी बिजली गिरती है उनके पैर के तलवे जल जाते हैं। सर पे बिजली गिरेगी लेकिन जलेगा पैर का तलवा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जो बिजली गया है वो निकलता कहाँ से है, तो नीचे की तरफ से निकलता है, ज़मीन में जाता है, तो उसके कारण से पैर के तलवे उनके जल जाते हैं। बचने का तरीका यही होता है ना। गाड़ी में बैठे हैं तो सुरक्षित हैं आप, क्योंकि गाड़ी चारों तरफ से होता है, वो आपके ऊपर में चार्ज को नहीं आने देगा। जलवायु और मौसम, मानसून के दौरान उच्च आर्द्रता और गर्म तापमान बादलों में विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की तीव्रता और अनियमितता बढ़ी है, जिससे वज्रपात की घटनाएं और भी ज़्यादा गंभीर हो गई हैं। बिहार में गर्मी नमी के कारण संवहनीय बादल बनते हैं, जो वज्रपात का प्रमुख कारण है। बिहार में संवहनीय प्रकार के बादल अधिक बनते हैं, जिसके कारण से वज्रपात और भी ज़्यादा देखा जाता है। सामाजिक पर्यावरणीय कारण भी हैं। खुले में काम करना, बिहार में अत्यधिक मजदूरी का काम होता है, खेतों में काम होता है, और घर भी जो होते हैं वो सुरक्षित नहीं होते हैं। घर पर बिजली से बचने के लिए रॉड नहीं लगाया जाता। उस रॉड को एक तार के द्वारा ज़मीन से जोड़ दीजिए, एल्युमिनियम के तार से, तो आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा, कभी कोई नुकसान नहीं। घर पर बिजली गिरेगा तो वो जो रॉड है वो बिजली को आकर्षित कर लेगा और उसको डायरेक्ट ज़मीन में भेज देगा, घर सुरक्षित रहेगा। मंदिरों पर लगाए जाते हैं, ऊंचे जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं फ्लैट्स वाले, उनमें भी ये चीज़ें लगाई जाती हैं। जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्र वज्रपात से बचाव के उपायों की जानकारी का बहुत बड़ा अभाव है। लोगों को लगता है पेड़ के नीचे खड़े जाने से वज्रपात नहीं होगा, जबकि सबसे पहला शिकार वही बन जाते हैं। वनों की कमी, वनों की कटाई ने प्राकृतिक बिजली अवरोधों को कम किया है, जिससे बिजली सीधे ज़मीन पर गिरती है और ज़मीन पर लोग होते हैं उनको प्रभावित कर देती है। वनों की कटाई कारण से वज्रपात के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ गया है। वैज्ञानिक कारक, बिहार में मिट्टी की संरचना, भूजल की उच्च उपलब्धता बिजली को आकर्षित करती है। वायुमंडलीय अस्थिरता, तापमान में तेज बदलाव वज्रपात की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। बिहार में वज्रपात का क्या प्रभाव पड़ा है? मानव हानि, पशुधन हानि हुआ है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है। अभी देख सकते हैं अप्रैल 2025 में 25 लोगों की मृत्यु हुई है, ऑफिशियल डेटा है ये। बहुत सारे लोगों की मृत्यु तो रिपोर्ट भी नहीं हो पाती है। आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य पर प्रभाव, वज्रपात से बचे लोग जलने, हृदयघात, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम उसका खराब हो जाता है, बहुत तेज होता है ये, है ना। कैसे निपट सकते हैं? आर्थिक सहायता दे सकते हैं, आर्थिक सहायता दिया गया है। फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा दे सकते हैं। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, जैसे अब मोबाइल पर चेतावनी आ जाता है। एक बिहार में एक ऐप लॉन्च किया गया था, इंद्रवज्र और दामिनी। ये मोबाइल ऐप हैं जो अलर्ट भेज देते हैं कि इस क्षेत्र में वज्रपात की संख्या बढ़ सकती है, कृपया करके सावधान रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। SMS और रेडियो के द्वारा आप चेतावनी भेज सकते हैं। जागरूकता अभियान, स्कूल और सामुदायिक स्तर पर में, पंचायत और स्कूल का स्तर पर में आपको लोगों को जागरूक बनाना पड़ेगा, जिसके द्वारा वो बच सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टल और पैम्पलेट के द्वारा भी हम जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। तकनीकी उपाय, वज्रपात रोधक, सरकारी भवन, स्कूल, अस्पतालों में बिजली रोधक उपकरण स्थापित किए जा सकते हैं। वही मैंने बताया, जैसे एक घर है तो घर के ऊपर में एक वायर लगाया, इसको एल्युमिनियम वायर से ज़मीन से जोड़ दिया, तो अब ये घर पर कभी भी बिजली गिरेगा तो कोई असुरक्षित नहीं है, सब सुरक्षित हैं, डायरेक्ट वो बिजली ज़मीन में चला जाएगा। ग्राउंडिंग सिस्टम, बिजली खंभे, घरों में ग्राउंडिंग सिस्टम को बेहतर करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वैज्ञानिक अनुसंधान, IIT और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर वज्रपात की भविष्यवाणी को और भी ज़्यादा सटीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इतना सटीक तो नहीं होगा कि बता दें कि इस गांव में इतने बजे में गिरने वाला है। यहाँ तक तो अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं। बुनियादी ढांचे का विकास कर सकते हैं। खेतों के पास में ऐसे आश्रय स्थल बनाया जा सकता है जहाँ पर जब वर्षा शुरू हो तो वहाँ पर लोग जाके इकट्ठा हो जाएं और वो बिजली आघात से प्रूफ हो, यानी कि उसमें जब मजदूर इकट्ठे हो जाएं तो उनके ऊपर बिजली ना गिरे। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नीतिगत उपाय, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिजली का, हाँ ठीक है, ये तो वही लाइन था। नीतिगत उपाय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश के अनुसार बिहार सरकार ने वज्रपात को राजकीय आपदा घोषित किया हुआ है और इसको लेकर तत्काल सहायता मिल सके। देखिए अगला क्या है, जल जीवन हरियाली अभियान, इसके तहत वृक्षारोपण को भी बढ़ावा दिया गया है।
बिहार में वज्रपात से बचाव के लिए क्या सुझाव और सकते हैं? 30-30 नियम। यदि बिजली चमकने गड़गड़ाहट के बीच 30 सेकंड से कम समय हो तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सुरक्षित स्थान चुनें। खराब मौसम में पक्का मकान, कारों या सामुदायिक आश्रय स्थल में शरण लें। कार में आप बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, प्लेन में बैठे हैं तो ये सबसे सुरक्षित होता है। कार में सबसे सुरक्षित होता है। ट्रैक्टर नहीं होता है क्योंकि वो खुला हुआ होता है, उसके ऊपर सामान्य तौर पर मोटा कपड़ा रहता है। तो ट्रैक्टर के नहीं होता है सुरक्षित, बल्कि ट्रैक्टर मैंने क्यों बोला, एग्रीकल्चर बहुत उपयोग होता है भाई, अभी होगा। कार सुरक्षित होता है, बंद गाड़ी सुरक्षित होते हैं, पक्के मकान सुरक्षित होते हैं, छत वाले मकान जो है वो सुरक्षित होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। खुले खेतों से बचें, पेड़ों के नीचे या पानी के निकाय के पास खड़े होने से बचें। धातु से दूरी, बिजली के दौरान धातु की वस्तु जैसे हल, कुदाल या मोबाइल फ़ोन का उपयोग से वर्जित होता है। मोबाइल अट्रैक्ट करता है इसको, और अगर धातु आपने टच किया हुआ है और उस धातु पर बिजली गिरता है तो आपका स्वाहा कर देगा वो। वज्रपात से प्रभावित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दे, जैसे CPR और अस्पताल ले जाएं। हार्ट फेल्योर होता है और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। आखिरी आज का टॉपिक है बिहार के राज्यपाल। आज हमने टोटल 7 टॉपिक पढ़े हैं, ये अंतिम टॉपिक हो। आई होप 54 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो मदद मिल ही रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आपको मदद मिल रहा होगा। रिवीजन तो करवा ही रहा हूँ मैं। अगली बार से 71 के लिए तो प्रॉपर लेक्चर चलेंगे अपने। 1 महीने भी अगर पढ़ लेंगे हम लोग तो यकीन मानिए सारा कंप्लीट हो जाता है, बशर्ते कि आपका बेसिक चीज़ें कंप्लीट हो, क्लियर हो। ठीक है। बिहार के राज्यपाल हैं। देखिए बिहार का राज्यपाल से क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि हर साल आप देखिए बहुत बार सवाल पूछा गया है, एक ही सवाल पूछते हैं बार बार। तो ज़रा हम लोग बिहार के राज्यपाल का इतिहास देख लेंगे, वर्तमान स्थिति देख लेंगे, विवाद देख लेंगे और समाधान देख लेंगे। बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। बिहार में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश में ही होता है। आर्टिकल 153 के तहत स्थापित किया गया इस पद को। ये हो गया हमारा इंट्रो, खत्म हो गया, खत्म। ठीक है। बिहार के राज्यपाल का इतिहास। बिहार में राज्यपाल आज़ादी के पश्चात से ही पहले राज्यपाल कौन बने थे? तो जयराम दास दौलतराम बने थे। 15 अगस्त 1947 में पदभार संभाला था, 1948 तक इस पद पर रहे हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता के बाद बिहार एक बड़ा राज्य था, बहुत ही बड़ा, और बहुत तेज़ी से प्रगति करने वाला राज्य था, क्योंकि सारे उद्योग धंधे जो आज़ादी के पश्चात बने हैं वर्तमान झारखंड राज्य में उसमें से अधिकांश बने हैं, जिससे वर्तमान झारखंड का भी हिस्सा था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया। बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारियां कुछ हद तक सीमित हो गई। पहले 2 राज्य की जिम्मेदारी वर्तमान के हिसाब से, लेकिन अब कुछ हद तक कम हो गया है। प्रमुख राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत फेमस, रामनाथ कोविंद जी भी हैं, और अभी वर्तमान में कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है। संवैधानिक भूमिका। आर्टिकल 154 के तहत में कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, जिसे वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी का क्या मतलब है? राज्य का मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल होते हैं देश के, वो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं राष्ट्रपति के लिए। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति रहता तो यहाँ पर लिखते हैं कि राष्ट्रपति देश का कार्यपालक प्रमुख होता है, जिसे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है वो सभी शक्तियों को। राज्यपाल और प्रेसिडेंट में केवल शब्दों का अंतर है, सारा कुछ वही कॉपी पेस्ट होता है। तो अधीनस्थ अधिकारी कौन हो गया? मुख्यमंत्री और सारे मंत्री राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी हो गए। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, लेकिन वे राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहते हैं, उनको बदला भी जा सकता है बीच में। क्या क्या कार्य होते हैं इनके बंधुओं? तो विधानमंडल की निगरानी और विधेयकों पर हस्ताक्षर, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मुख्यमंत्री को सलाह देना, आपात स्थिति में राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करना और राष्ट्रपति शासन को लागू करवाना। और राष्ट्रपति के समय में, शासन के समय में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के थ्रू राज्यपाल के हाथों में केंद्रित होती है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, संसद और राष्ट्रपति के थ्रू में राज्यपाल के हाथों में केंद्रित होती है। वर्तमान में 13 अप्रैल को बिहार के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान हैं। वर्तमान में 13 अप्रैल को जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उन्होंने 2024 से बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य शुरू किया। पृष्ठभूमि। आरिफ मोहम्मद खान एक अनुभवी राजनेता विद्वान है। ठीक है भाई, ये उनके बारे में है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। बिहार के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में भी काम करते हैं। उच्च शिक्षा में सुधारों को बढ़ावा दे रहे हैं और ठीक ठाक काम कर रहे हैं। दिक्कत तब होता है ना जब केंद्र में जो सरकार है, अगर वो राज्य में सरकार नहीं है, तब फिर झोटा झोटी होता है। झोटा झोटी जानते हैं ना, मारा मारी हो जाता है, मतलब राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री वगैरह। जैसे अभी तमिलनाडु में हो रहा है ना, वही हो रहा है यहाँ पर भी। वही भी पहले होता था, अभी तो नहीं हो रहा है। बिहार के राज्यपाल जुड़े प्रमुख विवाद क्या रहे हैं? विधेयकों पर देरी। जैसे राज्यपाल पर अक्सर आरोप लगे हैं कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करती है। तब होता है
जब केंद्र की सरकार अलग हो, राज्य की सरकार अलग हो। 2000 के दशक में कुछ शिक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी देने के कारण विवाद हुआ था। कारण केंद्र और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक मतभेद, विशेष रूप से अलग अलग दलों की सरकार के कारण से। विश्वविद्यालय प्रशासन, जिस राज्यपाल के हाथों में सारे विश्वविद्यालय का शासन प्रशासन है, उस विश्वविद्यालय और कॉलेजों में ना सही से डिग्रियां तक नहीं मिल रही हैं। बिहार के विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति और प्रशासनिक निर्णयों में राज्यपाल की भूमिका अक्सर विवादास्पद रही है। 17-18 में तात्कालिक राज्यपाल सत्यपाल मलिक और राज्य सरकार के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन को लेकर तनाव देखा गया था। राज्यपाल विश्वविद्यालय कुलाधिपति होने के नाते कुलपतियों की नियुक्ति, प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जिसे राज्य सरकार अपनी स्वायत्तता पर हमला मानता है। नीतीश गवर्नमेंट ने तो कई बार ये भी किया है कि मुख्यमंत्री के अंतर्गत में होगा, जैसे खेल यूनिवर्सिटी वगैरह शुरू किया गया, वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें विश्वविद्यालयों में अस्थिरता और शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ा है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश, जैसे बूटा सिंह जी का सरकार जो लालू जी के समय में थे, 2005 में तात्कालिक राज्यपाल बूटा सिंह ने विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। बोला था कि असंवैधानिक है, ये आपका असंवैधानिक है, ये गलत निर्णय है। केंद्र सरकार के इशारे पर निर्णय लेने का आरोप लगा है, जिससे राज्यपाल की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। प्रभाव, इसने बिहार की राजनीति में अस्थिरता पैदा की है, राज्यपाल के पद की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी होता है, जैसे 1990 के दशक में मंत्रिपरिषद गठन और विघटन को लेकर कई सारे विवाद देखे गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, और अगर राज्य में क्षेत्रीय पार्टियां प्रबल हैं, अपने यहाँ पर बिहार राज्य में कौन सी पार्टियां प्रबल हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियां ही मुख्य रूप से प्रबल हैं, जैसे कि आपको आरजेडी, जेडीयू, ये सब क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इन्हीं का बोलबाला है। केंद्रीय पार्टियों का बोलबाला बिहार और यूपी में कम है। यूपी में तो अब बन गया है योगी जी में समय में बीजेपी का, बिहार में कम रहा है हमेशा ही। तो इसके कारण से केंद्र और राज्य में हमेशा ही तनाव बनते हैं। समाधान के लिए क्या क्या हो सकता है, तो नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। विधेयक के लिए समय सीमा तय होना चाहिए, जो वर्तमान में किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु गवर्नर के लिए कि भाई आपको निश्चित समय के भीतर करना पड़ेगा। विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता होनी चाहिए, जिससे क्या हो, विवाद ना हो। संवैधानिक प्रशिक्षण, नवनियुक्त राज्यपालों के संवैधानिक जिम्मेदारी और सीमाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। मतलब राज्यपाल को ट्रेनिंग दो कि कौन कौन सा आपके कार्य हैं, कौन से कार्य नहीं हैं। केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय होना चाहिए, जन जागरूकता भी होना चाहिए। राज्यपाल को जनता के राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक ढांचे में शिक्षित करके ही चलना चाहिए कि भाई आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आपको जानकारी रहे। ठीक है, क्या करना है ज़्यादा, क्या नहीं करना है, उसके बारे में जानकारी रहे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ज़रा सवालों को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दूंगा, जिससे आप उसको लिखने का प्रयास कर सकें। कम से कम लिखने का प्रयास कर लेंगे तो सही रहेगा। देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, कृपया इनको लिखने की कोशिश करें। अंत के जो 4 टॉपिक हैं उनका सवाल दिया हुआ है। जलवायु परिवर्तन बिहार, केरल में भूस्खलन, बिहार में वज्रपात और बिहार के राज्यपाल से जुड़े हुए सवाल दिए गए हैं। इसको इंग्लिश में भी आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं, समझ में तो आ ही जाएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ मदद मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।